अब अपन बात करेंगे यहां पे अपने टॉपिक की, जो शुरू होगा आपका इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर। यहां पे देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो मूल रूप से तीन तरीके की जो है होती है, जिसमें एक हिस्सा जो है जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी यहां पे, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है फिस्कल पॉलिसी इसका यहां पे, ठीक है। अब ये कईयों ने पढ़ भी रखा होगा, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, पढ़ रखा है क्या आपने? इसको हिंदी के अंदर जो है वो क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है इसको तो हिंदी के अंदर। और दूसरा हिस्सा जिसको अपन जो है राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर बताओ। ये चीजें ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल एग्जाम तक जो है रहेगी, आपको यदि मान लो पीओ क्लियर होता है तो इंटरव्यू में भी पूछी जाती है ये चीजें। देखो, मॉनेटरी पॉलिसीज का सारा रिलेशन जो है वो किस चीज के कंट्रोल को लेकर है, मनी के कंट्रोल को लेकर है। यानी बाजार में पैसा या मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने की व्यवस्था को इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है यहां पे, ठीक है। लेकिन जब आप फिस्कल पॉलिसीज की बात करेंगे यहां पे, तो इसका पूरा रिलेशन जो है वो किससे है, गवर्नमेंट से है। यानी सरकार की इनकम कहां से हो रही है, सरकार पैसा कहां से कमा रही है, और सरकार जो है वो पैसा कहां पे खर्च कर रही है, यानी उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कहां पे हो रहा है। तो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को एवरी ईयर किसके माध्यम से दिखाया जाता है, गवर्नमेंट किसके माध्यम से दिखाती है, बोलो। अरे बताओ आप, हर साल फरवरी के अंदर अपने देश में क्या आता है, बजट आता है, ठीक है ना। तो ये बजट ही जो है वो क्या है, फिस्कल पॉलिसीज का हिस्सा है यहां पे। और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, और गवर्नमेंट का कौन सा विभाग कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय इसको देखने का काम करेगा यहां पे। तो ये तो प्राइमरी आइडिया है कि फिस्कल पॉलिसीज होती क्या है यहां पे। मॉनेटरी पॉलिसीज अपन ने देखी कि यहां पे सारा फोकस किस चीज के ऊपर रहता है, पैसे की सप्लाई को लेकर। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले आरबीआई ने यह घोषणा कर दी कि भाई देश के अंदर 2000 के नोट जो है वो हम हटाएंगे मार्केट से। तो वो किसका हिस्सा है, मॉनेटरी पॉलिसीज का हिस्सा है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो है ये डिसाइड करती है कि मार्केट में कौन सा पैसा जाना है, कौन सा निकाल लेना है वहां से। दूसरी चीज, कोई भी आदमी जो है वो मान लो मार्केट में पैसा उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है। तो उसके पास पैसा जो जाएगा, वो पैसा जो है उसके ऊपर ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये भी किसके माध्यम से डिसाइड होगा, मनी सप्लाई के माध्यम से डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर जो मुख्य काम है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, चाहे वो किसी भी तौर पर हो यहां पे। अब यहां पे अपन ने देखा कि साहब इसको तो हैंडल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, और इसको देश में कंट्रोल करने का काम देश का केंद्रीय बैंक करता है, उसका नाम क्या है, आरबीआई है यहां पे, ठीक है। यानी आरबीआई देश में मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके कई नाम है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, बैंकर्स बैंक कहा जा सकता है, यानी सभी बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक बोलते हैं, यानी सरकार का बैंक भी है ये। तो यहां पे आरबीआई की ही मुख्य भूमिका है कि वो मनी सप्लाई को देश के अंदर कंट्रोल करेगी यहां पे। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अपन इसी टॉपिक पे ऊपर जो है वो आगे यहां पे पढ़ेंगे, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो देखा जाएगा यहां पे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अभी अपन ने देखा कि ये पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी मार्केट में पैसा बढ़ाना है या कम करना है यहां पे।
यदि सामान्य भाषा में पैसा बढ़ने और कम होने की स्थिति को यदि आप देखेंगे तो पैसे की कंडीशन को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यहां पे एक शब्द जो आपने जो है काफी बार देखा होगा जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। यहां पे सामान्य हिंदी के अंदर इसको दूसरे शब्दों के अंदर मुद्रास्फीति कह सकते हैं, या और ज्यादा सामान्य शब्दों में देखा जाए तो इसको महंगाई कहा जा सकता है। इसका ठीक विपरीत एक शब्द है जिसको अपन क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन इससे उल्टा हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुद्रा संकुचन, यानी मुद्रा के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। अब देखो पैसे के आधार पर ये चीजें कैसे डिसाइड होंगी। मार्केट में यदि पैसा बढ़ गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, यानी मार्केट में पैसा ही पैसा घूम रहा है, तो महंगाई जो है वाला कंडीशन पैदा हो जाएगा। ठीक है। और यदि मार्केट में पैसे की कमी हो गई तो कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन यहां पे। अब एक बात बताओ, यदि सप्लाई जो है मार्केट के अंदर पैसे की ज्यादा है, ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है वो पैसे की वैल्यू पर क्या पड़ेगा, बोलो क्या होगा वैल्यू। जैसे मान लो आज से जो है वो 10 साल पहले किसी की तनख्वाह 10,000 रुपए थी, आज वही बढ़ के छठे वित्त आयोग या सातवें वित्त आयोग के बाद में 50,000 हो गई। आप कोई चीज पहले जो है वो आज से 10 साल पहले चीनी लाते थे तो 6-7 रुपए किलो में आ जाती थी, अब वही चीनी 50 रुपए किलो में आती है। तो क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्ट तो सेम है, एक ही किलो चीनी आ रही है, लेकिन आपको मार्केट में आधा ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, पैसा ज्यादा अदा करना पड़ रहा है। इसका मतलब यदि पैसे की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है यहां पे। और यदि सप्लाई मार्केट के अंदर कम रही पैसे की तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो भारतीय करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये तो वैल्यू कम होना या ज्यादा है। अब किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो डॉलर की मजबूत करेंसी मानी जाती है। लेकिन यदि करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी करेंसी कमजोर मानी जाएगी, यानी वो देश एक तरीके से आर्थिक तौर पर कमजोर माना जाता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है, यदि जो है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो आप बताना कि रोजगार बढ़ेंगे कि कम होंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा यहां पे एम्प्लॉयमेंट पे। भाई पैसा मार्केट के अंदर ज्यादा है कंपनियों के पास, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए कर्मचारी ज्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा है तो रोजगार के अवसर लोगों के पास क्या है, मार्केट के अंदर ज्यादा है। इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी यहां पे यदि पैसा मार्केट के अंदर कम है तो इसका मतलब मार्केट में रोजगार कम हो गए, यानी सीधे सीधे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई है एक तरीके से। तो आरबीआई की जो है वो इन चीजों के ऊपर पूरी नजर रहती है कि भाई महंगाई ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर पर्याप्त तौर पर मिलने चाहिए, पैसे की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। तो ये करेगा कैसे ये सारा काम, ठीक है। तो इस चीजों के ऊपर आरबीआई पूरी नजर बना के रखता है, और आरबीआई जो है ये बोलता है कि साहब हम हर 2 महीने से 2 मंथ से जो है वो इसकी क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब इसकी क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है देश के अंदर, ठीक है। इसीलिए यहीं से एग्जाम में सवाल पूछा जाना शुरू हो जाता है कि जो है देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो किस तरीके की है, बाई मंथली है। बाई मंथली का मतलब हर 2 महीने से मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है देश के अंदर।
जैसे अभी आपने फिस्कल पॉलिसीज देखी थी, तो वो साल में कितनी बार आती है? अरे बजट कितनी बार आता है? एक ही बार। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी साल में कितनी बार आएगी? 6 बार आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पे। तो कहने का मतलब जो है वो हर 2 महीने से इसका रिव्यू होगा यहां पे। अब हर 2 महीने से इसका जब रिव्यू किया जाएगा तो पैसे को कंट्रोल कैसे करेंगे वो अपन समझेंगे। देखो, तो यहां पे सबसे मूल आधार जो है वो देश के अंदर पैसा बाजार में पहुंचाने का क्या है? बैंक से। बैंक ही कहां पैसा पहुंचाते हैं? कस्टमर तक। ठीक है, ग्राहक तक वो पैसा जाएगा। अब कस्टमर तक जो पैसा जा रहा है, अब वो कस्टमर कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, कोई भी कॉरपोरेट यानी कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कंपनी को पैसा चाहिए तो भी ये देंगे, किसी व्यक्ति को पैसा हाउसिंग लोन के लिए चाहिए तो भी ये मुहैया करवाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि साहब बैंकों के पास पैसा आता कहां से है? कोई उत्पादन थोड़ी करते हैं। बैंकों को नोट छापने का तो अधिकार ही नहीं है देश के अंदर। नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो ये तो सीधा तो पैसा आएगा नहीं इनके पास। यानी ये बात तय है कि एक माध्यम जिससे इनके पास पैसा आता है वो क्या है? आरबीआई है। यानी आरबीआई किसके पास पैसा पहुंचाएगा? बैंक्स के पास। ठीक है, अब आरबीआई के अलावा दूसरा इनके पास पैसा पहुंचाने का साधन क्या है? पब्लिक भी है। क्योंकि आप बैंकों में जाएंगे तो आपका क्या खाता होगा? आम नागरिक का सेविंग्स अकाउंट होगा, यदि आप इंडिविजुअल हैं तो। और यदि आप कोई कंपनी या व्यापार चला रहे हैं तो आपका कौन सा खाता होगा? करंट अकाउंट होगा। तो इसके माध्यम से भी आप डिपॉजिट कराएंगे पैसा, बैंकों के अंदर पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 माध्यम है सामान्यतया जिसके माध्यम से पैसा बैंकों तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि जैसे मान लो किसी आम नागरिक ने, इंडिविजुअल ने बैंक के अंदर 100 रुपए लेके गया और उस 100 रुपए को ले जाके अपने बचत खाते के अंदर जमा करवा दिए। ठीक है, और यहां पे जब पैसा जमा करवाया गया इसका, तो अब बैंक जो है वो अपने पास थोड़ी रखेगा पैसा। यदि अपने पास रखेगा तो फिर वो कमाएगा क्या? ठीक है ना, क्योंकि यदि आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई बैंकों की मुख्य इनकम सोर्स क्या है, यानी आय का स्रोत क्या है, तो क्या होता है? लोन होता है। लोन के माध्यम से ही बैंक पैसा कमाते हैं अपना 90%। यानी पैसा लोन देना पड़ेगा इनको, अपने पास तो रखेंगे नहीं ये। क्योंकि सेविंग अकाउंट पे जैसे मान लो आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको बैंक मान लो 3.5% ब्याज दे रहा है, तो कहां से लाएगा वो पैसा? अपने भरता थोड़ी रहेगा, वो तो पैसा कमाएगा तभी देगा आपको। तो अब क्या करेगा? बैंक वाला इस पैसे को उठाकर किसको दे देगा? या तो किसी इंडिविजुअल को दे देगा या किसी कंपनी को दे देगा। यही होगा यहां पे। ठीक है, अब ये आपको 3.5% दे रहा है, तो ज्यादा में ब्याज देगा या आगे कम में देगा? बताओ। ज्यादा में देगा। जैसे मान लो अपन इमेजिनेशन कर लेते हैं कि भैया इसको दे दिया 7% में, कॉर्पोरेट को और ज्यादा ले लिया, 8.5% ले लिया। ठीक है, और यहां पे मुनाफा सोचेगा कि भाई कितना मुनाफा हो गया उसको, तो यहां पे जो है कितना परसेंट मुनाफा हो जाएगा? 3.5% इसमें उसने मुनाफा कमा लिया। कई बार यहां से सवाल पूछा जाता है कि इस लोन देने की प्रक्रिया के अंदर जो उनको बैंकों को मुनाफा हो रहा है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है NIM। NIM का मतलब होता है नेट, और I का मतलब है यहां पे इंटरेस्ट, और M का मतलब क्या है? मार्जिन। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है आपको पूछ लिया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है कि जिस ब्याज दर की वो अदा कर रहा है बैंक वाला ग्राहक को और फिर लोन दे रहा है, उसमें जो डिफरेंस प्रॉफिट का है वही डिफरेंस प्रॉफिट का क्या कहलाता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहां पे। अब ये चीज तो हो गई कि भाई पैसा इसने जमा किया और पूरा पैसा जो है वो उसने जो है वो यहां पे एक तरीके से जो है वो कॉर्पोरेट्स तक पहुंचा दिया यहां पे।
लेकिन आप एक बार बताओ, यहां पे इसने 100 रुपए ली जो है जमा कराए बैंक में। अब ये 100 रुपए दे दिए इसने पूरे के पूरे उठा के इंडिविजुअल को, या फिर अपन ये मान ले कि भाई 100 रुपए कॉर्पोरेट को दे दिए गए। ठीक है, अब इंडिविजुअल वाला पैसा खा गया, उसने लौटाए नहीं, फिर तो दिक्कत ही है। तो अब इस समस्या को रोकने के लिए बैंक आरबीआई क्या करता है, बोलो क्या करेगा बताओ। जैसे मान लो विजय माल्या जैसे किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी पहले, है ना, अभी जैसे अडानी है, मान लो अडानी ने खूब पैसा ले रखा है। अब ये पैसा ग्राहकों का है बैंकों में, और ग्राहकों ने जो है बैंक ने उठा के अडानी को दे दिया। अडानी कल को भाग जाए यहां से, है ना, बोरिया बिस्तर बांध के, तो बैंक तो डूब गए फिर सारे। असेट्स गिरवी रखेंगे? नहीं, वो नहीं बोल रहा, वो तो आगे की बात है। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी ग्राहक ने जैसे 100 रुपए जो है बैंक में जमा करवाए, अब ये 100 के 100 रुपए पूरे जो है वो दे देगा क्या कस्टमर को? यहां पे कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है ना। अब देखो 100 के 100 रुपए देने का अर्थ क्या है यहां पे, कि जैसे मान लो जो है किसी एक कस्टमर ने जो है वो यहां पे 100 रुपीज अपने बचत खाते के अंदर जमा कराए, सपोज करो एसबीआई बैंक के अंदर। ठीक है, अब आरबीआई का एक रूल है यहां पे कि भैया आपके पास जो पैसा जमा हो रहा है उसको आप 2 भागों में बांट दें। ठीक है, एक हिस्सा जिसको अपन जो है वेरिएबल रिजर्व रेशो यहां पे कहेंगे। रिजर्व रेशो का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संरक्षित अनुपात। अब इसको यदि और आसानी समझोगे, इसका मतलब इसको क्या किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है इसके माध्यम से। अब सिक्योर कैसे किया जाएगा? अब ये 100 के 100 रुपए आगे चले गए, कल को डूब गया तो ये फिर जो है वो धरना ही दे देगा बैंक के आगे, यही काम करेगा ये। तो अब इसको सुरक्षित कैसे किया जाए? तो आरबीआई ने ये एक फॉर्मूला निकाल दिया रिजर्व रेशियो का कि भाई साहब आप जो है जो पैसा ग्राहक आपको जमा करवा रहा है वो आप पूरा लोन में नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या करना, इसको आप 2 भागों में बांट दो रिजर्व रेशियो के तहत, जिसमें एक नाम तो इन्होंने क्या दे दिया, सीआरआर, और दूसरा नाम क्या दिया इन्होंने, एसएलआर। ठीक है, यानी इस पैसे को आप सीआरआर और एसएलआर के हिस्से के तौर पर एक रिजर्व रेशियो के तौर पर बांट दो, और बाकी हिस्सा जो रिमेनिंग है यहां पे जो बच गया आपके पास, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पर दे सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई सीआरआर और एसएलआर जो है उसका प्रावधान क्या है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे सीआरआर का मतलब जो है वो क्या है, कैश, और आर का मतलब जो है वो क्या है, रिजर्व और रेशियो यहां पे। ठीक है, अब अगला शब्द जिसको एसएलआर बोला जाता है, इसका मतलब है स्टैट्यूटरी, एल फॉर यहां पे क्या है, लिक्विडिटी, और आर का मतलब रेशियो है। ठीक है, अब इन दोनों में जो है मूल फर्क क्या है, देखो यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको अपन बोलते हैं कैश यहां पे। ठीक है, दूसरा शब्द यहां पे आया है लिक्विडिटी। ठीक, इनमें क्या फर्क होता है दोनों शब्दों के अंदर? जैसे आपके जेब में 1000 रुपए हैं, तो उसको कैश बोलोगे कि लिक्विडिटी बोलोगे? बोलो, लिक्विडिटी बोलोगे? चलो ठीक है, अब ये बताओ कि जैसे मान लो आपके पास आधा किलोग्राम गोल्ड है, ये क्या है, बोलो, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको बाजार में बेचने पर तुरंत क्या मिल जाए, कैश मिल जाए। ठीक है ना, उसको लिक्विड असेट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास गोल्ड है, एक आप मान लो 1 करोड़ की आपके पास जमीन है,
तो जमीन रातों रात थोड़ी बिक जाएगी, नहीं बिकेगी, लेकिन गोल्ड आप तुरंत बेच सकते हो किसी को भी और पैसा ले सकते हो। तो इसलिए लिक्विड एसेट का मतलब वो चीजें हैं जिनको विदाउट डिले यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश, आप कैश में तब्दील कर सकते हो वहां पे। तो ये चीज यहां पे अपन को समझनी है कि पैसा जो आपको बोला गया है आरबीआई ने कि भैया आपको पूरा पैसा नहीं जो है वो यहां पे अगले ग्राहक को देना, आपको दो फॉर्मेट में उसको पहले सुरक्षित रखना है। तो ये जो दो फॉर्मेट है उनको सुरक्षित रखने के लिए बोला है कि भैया एक फॉर्मेट तो आप कैश के तौर पर सुरक्षित रखेंगे, दूसरा फॉर्मेट किसके फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जाएगा, लिक्विड। अब ये लिक्विडिटी का मतलब है कि यहां पे पैसा कैश के तौर पर भी सुरक्षित रह सकता है, गोल्ड के तौर पर भी सुरक्षित रह सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर भी सुरक्षित रह सकता है। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, किसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बोलो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है वो अपन किसके माध्यम से समझते हैं, बजट के माध्यम से, ठीक है। अब एक शब्द होता है बजट से संबंधित जो हर साल बजट में एक बहस का हिस्सा है, जिसको बोला जाता है फिस्कल डेफिशिएट, हिंदी में इसको बोला जाता है वित्तीय घाटा। ये क्या होता है, यानी सरकार की जो इनकम है, आय है, वो तो कम है और सरकार का खर्चा क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। तो खर्चा ज्यादा है तो पैसा कहां से आएगा, उधार लेना पड़ेगा उसको मार्केट से, और उधार लेने के लिए जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स काम में आएंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोरोविंग मीडियम है जिसमें सरकार पैसा उधार लेती है बाजार से यहां पे। तो यदि मान लो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास है तो वो भी जो है वो एसएलआर के तौर पर काम में ले सकती है यहां पे। तो अब यहां पे जो है सीआरआर जो है वो वर्तमान में कितना है, 4.50% है, 4.5% है ये। यदि आप एसएलआर की बात करेंगे तो ये वर्तमान में कितना है, 18% है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको कितना पैसा अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, 22.5%। ये पैसा आप उधार नहीं दे सकते हैं। अब इसके अलावा जो राशि बच जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी, वो किस में चली जाएगी, लोन में चली जाएगी, ठीक है। अब ये बोला जाएगा कि भैया पैसा रखना किसके पास है, तो आपको बोला जाए कि ये सीआरआर किसके पास चला जाता है, तो ये किसके पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास, है ना। बैंक वालों ने चीटिंग कर ली, नहीं सुरक्षित रखा, तो ये पैसा तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। और एसएलआर वाला जो पैसा है वो जो है वो बैंक खुद अपने पास रखेगा, स्वयं के पास रखेगा पैसा, ठीक है। और किस फॉर्मेट में रख सकता है, कैश के फॉर्मेट में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकता है। तो इनका परसेंटेज तय है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 20% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होता है, अभी मैंने बताया कि सरकार, भारतीय गवर्नमेंट हमेशा किस में चल रही है, वित्तीय घाटे में, यानी पैसा की कमाई कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो पैसा उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने जब मार्केट में जाएगी बैंकों से, तो बैंक वाले क्यों देंगे भाई, मना कर दें, हम तो नहीं देंगे। तब यहां पे इसीलिए आरबीआई ने किसको कंपलसरी कर रखा है, एसएलआर को। साहब आपको एसएलआर के तहत किस में निवेश करना जरूरी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये कंपलसरी किया हुआ है। तो मजबूरी हो गई वहां पे, यानी बैंकों की मजबूरी है किसको उधार देना, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा यहां पे। तो इसके डबल फायदे हैं यहां पे। और जो पैसा यहां पे जमा हो रहा है उसके ये दोनों हिस्से आप छोड़ देंगे, यानी जो बच जाएगा वो पैसा आगे किसके पास चला जाएगा, लोन के तौर पर चला जाएगा। तो ये यहां पे कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो यहां पे दोनों किसके तौर पर काम करते हैं, रिजर्व रेशियो के तौर पर, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो है जो पैसा जो है सीआरआर के तौर पर जो है वो आरबीआई के पास
जो जमा हो रहा है, यानी आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जाएगा, बैंक इसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देगा, तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आरबीआई ब्याज दर कितना देता है, ये आपको पूछ लिया गया और ऑप्शन दे दिया गया यहां पे 4% देता है या फिर 4.50% देता है, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 18% देता है, या फिर जो है नोटा यहां पे ऑप्शन दे दिया गया। आंसर कौन सा होगा बोलो? सेकंड आएगा। इतने सरल सवाल थोड़ी पूछे जाते हैं, नोटा आएगा इसमें। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये थोड़ी कहा है केस रिजर्व रेशियो के अंदर लास्ट वाले आर का मतलब क्या है, रेशियो है ना कि रेट है, ये ध्यान रखना। रेशियो का मतलब जितना पैसा उसके पास आया उसका कितना अनुपात जो है वो क्या रखना है, रिजर्व रखना है, ठीक है ना। तो ये पहले ही इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैश रिजर्व रेशियो कोई रेट नहीं है, ये वो हिस्सा है जो आपके पास किसके पास चला जाएगा, वो आरबीआई के पास जो है जाना है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो यहां पे जो है जो डिपॉजिट्स है वो यहां पे उसके आधार पर जो है वो अपन ने देखा कि एक सीआरआर होता है और दूसरा जो है वो एसएलआर है यहां पे, ठीक है। अब इनको कब बढ़ाया जाएगा कब कम किया जाएगा वो आप बताएंगे अब, है ना। खासकर जो अभी आराम से बैठे थे 10-15 मिनट, अब उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ गया, है ना, तो सीआरआर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और एसएलआर पे क्या इफेक्ट आएगा यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से और चीज आप देख सकते हैं, यदि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा। देश के अंदर जो है जीडीपी यानी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, तो सीआरआर को के ऊपर उसको बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, ये आपको बताना है। बोलो बताओ इसको। यदि आपको सवाल एग्जाम में पूछा गया कि देश के अंदर बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, बोलो। कम करेगा, कम कैसे करेगा बताओ, है तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, जैसे बताना आप कैसे आएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी मार्केट में बहुत है, वहां पे रोजगार बढ़ाने हैं, अपन को रोजगार बढ़ाने हैं, तो सीआरआर आप बोल रहे हैं बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे या कम करेंगे, अरे बोलो, है। अरे कैश से मतलब नहीं है, सीआरआर मैंने बताया ना क्या होता है, कि सीआरआर वो अमाउंट है जो किसके पास चली जाती है, आरबीआई के पास, उसको वो लोन देने में काम में नहीं ले सकता, ठीक है। यानी लोन देने में काम में नहीं ले सकता तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, सीधी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, तो तभी बढ़ेंगे ना जब मार्केट में पैसा जाएगा ज्यादा, तभी तो कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, ठीक है ना। तो मार्केट में पैसा कब ज्यादा जाएगा, जब सीआरआर कम होगा या सीआरआर ज्यादा होगा, कम होगा। तो सीआरआर कम रहेगा ना, जैसे मान लो अभी आपको मैंने बताया कि सीआरआर कितना है 4.5%, अब सरकार ने सपोज करो इसको कम करके कितना कर दिया 3.5%, ठीक है। तो अब जो है पहले एसएलआर था 18%, ठीक है, तो अब 21.5% पैसा ही किसको सुरक्षित रखना है, बैंक को। तो ज्यादा पैसा लोन की तरफ जाने वाला पैसा बढ़ गया ना, तो लोन में पैसा ज्यादा जाएगा यानी मार्केट में ज्यादा जाएगा, मार्केट में ज्यादा जाएगा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएंगे। इसमें बताओ एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, यदि महंगाई जो है बढ़ गई है ना, यानी महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ गया है,
तो इन्फ्लेशन बढ़ने से सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? बोलो, नींद आ रही है? तो क्या हो गया? अट्ठे थोड़ी कोई सपनों का राजकुमार थोड़ी दिख रहे थे, यहाँ गौर कर रहे हो। आप बताओ देंगे। हाँ, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ गया तो सीआरआर और एसएलआर को क्या करना पड़ेगा? बोलो, है गाना भेज दिया? अरे बताओ, सीआरआर और एसएलआर में क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे? नींद आ रही थी क्या आपको? तो तब आप बताओ क्या क्या चेंजेस होंगे, बताओ। नाम ही पहली बार देखे भाई, आप सो रहे होंगे तो हो सकता है पहली बार देखा हो। क्लास में जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना? जैसे उनकी नजर तो बोर्ड पे रहती है लेकिन जयपुर पहुंच जाते हैं, है ना? तो क्लास में स्टूडेंट भी इस तरीके के होते हैं। मतलब आप टीचर उसको देखेगा तो देख तो रहा है मेरी तरफ, है ना, और घूम रहा है नौलगढ़ रोड पे हाथ पकड़ के किसी का, है ना? ऐसे केस भी होते हैं। तो ध्यान दिमागी तौर पर भी यहां पे रहो आप, नजर के तौर पर नहीं, दिमाग भी यहां पे रखो आप। हाँ बोलो भाई, आप बताओगे क्या? बोलो। यदि महंगाई बढ़ गई है तो इसका मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा है, यानी वैल्यू कम हो गई ना उस पैसे की। तो अब वैल्यू बढ़ाने के लिए पैसे को मार्केट में क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पैसा मार्केट में कम पहुंचे, इसके लिए सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब इस पे आ जाओ। जीडीपी यानी ग्रोथ। ग्रोथ का संबंध किससे है? यानी फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योगों के अंदर प्रोडक्शन क्या करना है? एक तरीके से आपको बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा कंपनियों के पास ज्यादा जाना चाहिए लोन के तौर पर, और लोन के तौर पर ज्यादा जाएगा, उसके लिए सीआरआर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज 2 नंबर लाने भी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, वर्ष 2016 के अंदर और 2023 के अंदर एक कॉमन काम किया गया। ठीक है, कौन सा था? नोटबंदी का, यहां पे, है ना, जिसको दूसरे शब्दों में डीमनीटाइजेशन कहा जाता है। ठीक, विमुद्रीकरण जिसको अपन बोलते हैं। 2016 के अंदर किन नोटों को बंद कर दिया गया था? 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए। और 2023 के अंदर अभी कौन से नोट बंद किए जा रहे हैं? 2000 के नोट बंद कर दिए गए। ठीक है, अब जब ये नोट बंद किए गए तो यहां पे आरबीआई ने एक नया शब्द दिया जिसको आईसीआरआर कहा गया यहां पे। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन भी आया है, अभी लास्ट वीक ही आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम लगा है और उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आईसीआरआर क्या चीज है? यहां पे क्या चीज है बोलो? जैसे सीआरआर जो होता है ना, उसको न्यूनतम कितना रख सकते हैं? 0%। अधिकतम बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 15%। ठीक है, एसएलआर जो है वो कितना परसेंट है? यहां पे मैक्सिमम जो है 0% से जो है 40% तक इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब यदि आप मेरे को एक बार बताओ, यदि सीआरआर को मैं बढ़ाकर 100% कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा? यानी जितना पैसा बैंक में जाके जमा हुआ वो पूरा का पूरा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया। तो इनको किसके, बैंक खुद थोड़ी रख सकता है अपने पास, पुराने नोट आ गए तो वो किसके पास जाने होंगे? आरबीआई के पास। इसीलिए इसको क्या किया गया था उस समय? 100%। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नोटबंदी के समय 2016 में सीआरआर कितना परसेंट था। अब ये सीआरआर सामान्य कंडीशन से बढ़ा दिया गया, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? आई का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है
बढ़ा हुआ यहां पे, यानी सामान्य स्थिति से बढ़ा दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये 100% तक जा सकता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि सीआरआर को मैक्सिमम कितना परसेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना परसेंट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एसएलआर को मैक्सिमम कितना परसेंट किया जा सकता है, 40% कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अभी जो 2000 के नोट बंद कर दिए गए, तो उसमें आईसीआरआर जो है वो कितना रखा गया, 10% रखा गया। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है कि फिजिकल करेंसी तो पूरी की पूरी जाएगी, लेकिन जो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट हो रहा है खाते के अंदर, वो 10% ज्यादा उनको जो है वो आईसीआरआर देना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये जो है भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रभावी सीआरआर यानी इफेक्टिव सीआरआर कितना है। तो सामान्य सीआरआर तो कितना है, 4.50%, और अभी 10% उन्होंने ज्यादा कर दिया, तो अभी ये बढ़कर जो है 14.50% है ये। ठीक है, यानी आपको मेन चीज यही समझनी है कि इंक्रीमेंटल सीआरआर देश के अंदर अब तक 2 बार अभी इन सालों के अंदर लागू हुआ है। एक तो कब लागू हुआ, 2016 में, और उस समय तो कितना किया गया था इसको, 100%। एक अभी 2023 में किया गया है, और अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10%। नॉर्मल वाली वैल्यू तो वही रहेगी, जैसे इसमें इफेक्टिव देखेंगे तो 14.5% है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये अभी इस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम जो है ये रहेगा यहां पे। अब इसके बाद में जो है यहां पे अपन बात करेंगे पॉलिसी रेट्स की। यहां पे पॉलिसी रेट्स का मतलब जो है, इनको बोलते हैं अपन नीतिगत दरें यहां पे। ठीक है, तो अभी जो है वो अपन ने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसीज देखो 2 तरीके से अभी डिफाइन होती है। अभी एक हिस्सा तो अपन ने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसीज का, जिसमें एक हिस्सा तो अपना था किसके तौर पर, रिजर्व रेशियो के तौर पर। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो अभी अपन पढ़ेंगे वो क्या है, पॉलिसी रेट्स का है। ठीक है, रिजर्व रेशियो में अभी सीआरआर और एसएलआर अपन ने देखा है, अभी पॉलिसी रेट्स के बारे में अपन देखेंगे। तो अभी मैंने आपको यह बताया था कि आरबीआई जो है वो पैसा देता है किसको, बैंक्स को, यानी बैंक्स के पास पैसा जाता है, और बैंक वाले पैसा फिर किसको देते हैं, अपने ग्राहकों को उधार देने का वो काम करते हैं, कस्टमर्स को देते हैं। तो ये जो पॉलिसी जो है वो रेट्स है, ये यहां पे काम करेगी यहां। ठीक है, तो इनको पॉलिसी रेट्स कहा जाता है। और बैंक्स वाले अपने ग्राहकों को जो उधार दे रहे हैं उसको बोला जाता है लैंडिंग रेट्स, यानी उधार देने वाली दर यहां पे। ठीक है, अब आरबीआई बैंकों को जो उधार देगी वो सारी की सारी दरें पॉलिसी रेट के अंतर्गत आती हैं, और बैंक जो है वो कस्टमर को उधार देगा, उसको लैंडिंग रेट के तहत जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें जो है वो और कौन कौन सी चीजें पॉलिसी रेट में आएंगी उनको अपन सीक्वेंस वाइज देखेंगे। यहां पे देखो, तो पहली जो दर है उसको अपन जो है यहां पे किसके माध्यम से जो है जानते हैं, रेपो रेट के माध्यम से। यहां इसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो शब्द का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको कहा जाता है रीपरचेज ऑप्शन रेट। यहां पे तो रेपो रेट का मतलब क्या है, देखो यहां पे। अब इसको एक छोटे से डायग्राम से अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो पैसा आरबीआई और बैंकों के बीच में जो है वो आपस में लेन देन इनका होता है यहां पे। ठीक है, बीच में बातें मत करो भाई आप, है ना। बातें करनी हो तो आप बाहर जा सकते हैं, आराम से तसल्ली से बात कर सकते हो, है ना।
कई बार क्या होता है कि मन की भड़ास जो है वो थोड़े समय बाद में नहीं निकलती, तुरंत निकालनी पड़ती है ना। तो आप तुरंत निकालने के लिए दरवाजा खोल के बाहर बात कर सकते हैं, वरना मेरे भड़ास आ रही है बा निकाल दे मन पर लिए एक बार। तो यहां पे पैसा जो है वो आरबीआई से किसकी तरफ जाएगा? बैंक की तरफ। और ये किसकी तौर पर यहां पे जा रहा है? लोन के तौर पर। ठीक है, तो पैसा आरबीआई से बैंक की तरफ जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी दरें हैं, जिसमें एक दर रेपो रेट भी है यहां पे। दूसरी जो नाम है यहां पे बैंक रेट भी है, यानी बैंक रेट के माध्यम से भी पैसा पहुंच सकता है इधर। तीसरी जो दर है वो यहां पे जो है एमएसएफ है। यहां पे एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल, एस का मतलब है यहां पे स्टैंडिंग, और एफ का मतलब है फैसिलिटी। ठीक है, तो ये तीन दरें ऐसी हैं, जैसे आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सी रेट है जिसमें आरबीआई बैंक्स को उधार देने का काम करता है, तो वो कौन कौन सी रेट हो गई? रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई। अब इनमें फर्क क्या है इन तीनों रेट्स के अंदर? देखो यहां पे, तो ये तो पैसा जाने का तो माध्यम है यहां पे, लेकिन रेपो रेट में होता क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा तो उधार देगा, लेकिन ये बोल रहा है कि साहब हम फोकट में पैसा नहीं देंगे आपको, यानी आपको पैसा चाहिए तो हमें जो है आप कोई सिक्योरिटी दीजिए, है ना, तभी हम आपको पैसा देंगे। जैसे मान लो कोई हाउसिंग लोन लेने जाता है तो उसको जमीन के कागज गिरवी रखने पड़ते हैं बैंक के पास, तब जाके बैंक पैसा देता है उसको। तो यहां पे बैंक वाला गिरवी क्या रखेगा? सिक्योरिटीज को किसके पास? आरबीआई के पास। फिर आरबीआई पैसा दे देगा बैंक को। यहां पे इन्हीं सिक्योरिटीज को तकनीकी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? कोलेट्रल्स कह सकते हैं। हिंदी के अंदर जो है, यदि आप याद करना चाहें तो इसको समपार्श्विक कहा जाता है ना। तो यहां पे जो है वो कोलेट्रल्स को जो है वो रखा जाता है किसके पास? आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको पैसा उधार दे देगा यहां पे। अब यहां पे एक शब्द अपन ने देखा कि भाई इसका नाम जो है पूरा वो रीपरचेज जो है वो ऑप्शन रेट है यहां पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जब बैंक वाला इसको सिक्योरिटी देगा तो इसके एवज में पैसा दे दिया जाता है, और ये टाइम डिसाइड होता है कि 15 दिन 1 महीना के अंदर आप हमें पैसा लौटा देंगे और आप अपनी गिरवी रखी हुई चीज को दोबारा हमसे जो है छुड़वा पाएंगे। तो दोबारा छुड़वा पाना का मतलब ही क्या है? उसने क्या कर लिया? रीपरचेज कर लिया, पुनर्खरीद कर लिया, उसकी दोबारा परचेज कर लिया। तो परचेज क्यों किया? आरबीआई ने सिक्योरिटी ले ली तो वो परचेज किया और उसके एवज में पैसा दे दिया। अब वापस बैंक वाले अपनी चीज को लेके आएंगे तो रीपरचेज हो गया और पैसा इसको लौटा दिया गया है। ठीक है ना, इसीलिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? रीपरचेज शब्द का यहां पे। तो रीपरचेज का मतलब पुनर्खरीद है यहां पे। और वर्तमान में ये दर आपको पूछी जाए तो कितनी है? 6.50% है। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ेगा। सपोज करो आरबीआई ने जो है रेपो रेट 6.50 से बढ़ाकर 7% कर दी। ठीक है, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? आप इन चीजों के बारे में बताना, कौन सी चीज कम होगी, कौन सी चीज ज्यादा होगी। बाजार में वस्तुओं का कंजप्शन यानी उपभोग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट में चीजों की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार के अवसर हैं उस पे क्या फर्क पड़ेगा? देश के अंदर इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट हो सकता है? देश की जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ठीक है, अब बताते जाना आप। यदि रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो कंजप्शन कम होगा लोगों का, वस्तुओं का, या बढ़ेगा? बोलो।
कंजप्शन का मतलब समझते हो ना, उपभोग करना, चीजों का इस्तेमाल करना। तो कम होगा कि बढ़ेगा बोलो? अरे रेपो रेट बढ़ा दी, इसका मतलब पैसा आरबीआई से बैंकों की तरफ जो जा रहा है उसमें बैंक पैसा ज्यादा उधार लेंगे या कम लेंगे? कम लेंगे भाई, ब्याज दर बढ़ा दी तो ये तो प्रवृत्ति कम हो जाएगी लेने की, ठीक है ना। अब इनके पास पैसा कम आ रहा है तो अब इनसे पैसा किसके पास जाता है? कस्टमर के पास, ठीक है ना। तो कस्टमर के पास भी पैसा कम जाएगा, ठीक है ना। तो रेपो रेट बढ़ने से मार्केट में वस्तुओं का कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे पैसा कम पहुंचेगा मार्केट में, कम पहुंचेगा तो वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। बढ़ेगी यानी इसका मतलब बेरोजगार, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो क्या हो गई? कम हो गई। और फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी क्या होगा? इससे जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा, ज्यादा होगा? बताओ। पैसा मार्केट में कम जा रहा है, कम जा रहा है तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा, तो जीडीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसको ठीक उल्टा कर दो यानी 6.5% से इसको घटाकर जो है 6.00% पे ले आए, ठीक है। अब क्या होगा? कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि पैसा ज्यादा जाएगा, और जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे आपको बोल दिया गया कि 50 बीपी जो है वो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। अब इस 50 बीपी का मतलब क्या है? बीपी शब्द का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, न्यूज़पेपर में कई बार आप देखेंगे इस चीज को, इसको कहा जाता है बेसिस पॉइंट, ठीक है। बेसिस पॉइंट का हिंदी में मतलब होता है आधार बिंदु। आधार बिंदु का मतलब 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, ठीक है। जैसे आपको बोला गया कि 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया, इसका मतलब 0.5% कम हो गया, तो कितना हो गया? 6%, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अब आगे चलो यहां पे अब यहां पे जो है एक शब्द और है, पहले इसको नहीं देखेंगे अपन, पहले रिवर्स रेपो रेट को देखेंगे यहां पे। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेपो का ठीक उल्टा क्या है? रिवर्स रेपो रेट। यानी अभी आप देख रहे थे कि रेपो में तो पैसा किधर से किधर जा रहा था? आरबीआई से बैंक्स की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, यानी बैंक वाले अपना एक्स्ट्रा पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई को। और आरबीआई को बोलेंगे भैया अब हमारा नंबर है, हम भी बिना सिक्योरिटी के तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तो हमारे पास भी आप क्या जमा करा दो? सिक्योरिटी जमा करा दो। तो ये तो सिक्योरिटी दे देंगे और बैंक वाला क्या दे देगा? इसको पैसा दे देगा लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 के अंदर जो है वो सरकार ने बहुत पैसा मार्केट में डाल दिया, है ना, इसलिए महंगाई, फिर तुरंत बाद में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो अब उस पैसे को मार्केट से खींचना है, तो खींचने का तरीका यही है कि भाई बैंक पैसा देना शुरू कर दें, किसको? आरबीआई को, तभी वो पैसा मार्केट से हट जाएगा। लेकिन आरबीआई ने बोला कि भाई साहब हमारे पास तो सिक्योरिटी तो लिमिटेड है, मार्केट की सिक्योरिटी इतनी है ही नहीं कि हम पूरा का पूरा पैसा मार्केट से ले पाए। तो इन्होंने फिर जो है एक नया जो है वो सिस्टम ले आए, और इस दर को कहा गया एसडीएफ। यहां पे इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग डिपॉजिट, और एफ शब्द का मतलब है फैसिलिटी यहां पे। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है कि ये भी सिमिलर है किसकी तरह? रिवर्स रेपो रेट की तरह। केवल अंतर किस चीज का आ जाएगा?
कि यहां पे किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिक्योरिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी यहां पे यदि इस एलिमेंट को हटा दिया जाए तो ये रेट रिवर्स रेपो रेट नहीं रहेगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्यों लाया गया वो मैंने बता ही दिया, क्योंकि आरबीआई के पास लिमिटेड सिक्योरिटी है और उसको बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से हटाना था, तो उसने क्या किया कि सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को हटवा दिया उसने। अब इसमें बैंकों को क्या फायदा है, बैंकों को यह बोला कि भाई साहब रिवर्स रेपो रेट तो आपको 3.35% ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन यदि आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को हटा देंगे तो आपको एसडीएफ मिलेगी 6.25%, यानी ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये बेनिफिट हो गया उनको। भाई सामान्य अवस्था में यदि वो सिक्योरिटी के खिलाफ दे रहे हैं लोन तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3.35। अब सिक्योरिटी वाला ऑप्शन हट गया तो बैंक वाले क्यों देंगे, तो उनको लालच देना पड़ेगा, भाई हम आपको ब्याज दर ज्यादा देंगे, तो 6.25% उनको ब्याज मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है और ये कई दफे एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि ये 2017 के अंदर ही लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी जानकारी थी, बाकी अपन जो है बाद में आगे की क्लासों में देखेंगे।